हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइज लर्निंग। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था बायोकेमिस्ट्री का कि बायोकेमिस्ट्री क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, क्या उसका यूज़ है, किस तरीके के हमारे जो भी क्वेश्चंस होते हैं किस तरह बायोकेमिस्ट्री को हम यूज़ करके उनका आंसर ले सकते हैं हम, और कितनी तरीके के बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स किस तरीके के होते हैं। और मैंने कुछ टर्म्स को आपको फेमिलियर करवाया था, जो भी अगर थोड़ा भी आपकी नॉलेज फेड हो गई होगी तो आपको जिससे कि वो याद आ जाए। जो सेकंड लेक्चर है वो हम देखेंगे आज केमिकल बॉन्ड्स के बारे में कि किस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बीच में, किस तरीके से डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं एक पॉलीमर बनाने के लिए। तो उसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग होती है, कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होते हैं। तो यही चीज़ आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके के केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में या फिर बायोमोलिक्यूल्स के बीच। तो जो पहला आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, डिवीजन होता है, कुछ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं और कुछ वीकर बॉन्ड होते हैं। तो पहले हम स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरीके के स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें जो पहला एग्जांपल है हमारे पास वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हम मतलब क्या कहते हैं, मतलब अगर हम देखें जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहते हैं। ये हमने 12th क्लास में पढ़ा था, वो अपना ऑक्टेट स्टेबल करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं अपना ऑक्टेट। तो यही इसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। इसके लिए वो इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब वहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, दोनों आपस में क्या करते हैं, दोनों आपस में शेयरिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वाला ऑक्सीजन डोनेट कर दे रहा है एंड ये एक्सेप्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे शेयरिंग चल रही होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, शेयरिंग होती है। यहाँ पे कोई भी डोनर नहीं होता, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्टर नहीं होता, यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। जो अगर यहाँ पे हम देखें, अगर हम ये दो एग्जाम्पल देखें तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर का मतलब क्या होता है, पोलर अगर हम इसको रिलेट करें, हमारे अर्थ में भी पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये मतलब एक तरीके से एक एंड पॉइंट होता है, कहीं चीज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट है, तो इस तरीके के बॉन्ड्स को हम क्या कहते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किससे मिलके बनते हैं, जब व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के जो एटम्स होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इस तरीके के बॉन्ड्स को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें, ये H2O का एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर हम देखें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, देन ऑक्सीजन की होती है, देन नाइट्रोजन की होती है, देन कार्बन की होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, ऐसा एटम जिसके पास ज्यादा पावर होती है और जो ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स लगा पाता है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर होती है। तो ऑक्सीजन के पास ज्यादा अट्रैक्टिंग पावर है क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अपने पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखेगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो सेकेंड एग्जाम्पल आता है कोवैलेंट बॉन्ड का वो होता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड नहीं करता, ये लाइक दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती है, तब जो बॉन्ड बनता है वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। मतलब किसी के पास ज्यादा एक्यूमुलेशन नहीं होगा, किसी एक डायरेक्शन में एक्यूमुलेशन नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का।
व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली बिटवीन टू एटम, यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो रही होती है। किसी ये अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है बस, लेकिन अगर हम यहाँ देखें, यहाँ इक्वल शेयरिंग हो रही है, किसी के पास नहीं है, किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जो सेकेंड आता है वो आता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं? आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है? आयनिक बॉन्ड अराइज फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ अपोजिट आयन। एक आयन पॉजिटिव होगा, एक आयन नेगेटिव होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? अगर मैं यहाँ एग्जांपल लूं, एक एलिमेंट हमारे पास ए है और एक एलिमेंट हमारे पास बी है। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अब एक बात बताइए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर ये अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेचर में पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा ये, क्योंकि इसने अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर दिया। और ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बना डोनर और ये बना एक्सेप्टर। तो दो ग्रुप के बीच जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जिसमें वन ग्रुप जो होता है वो पॉजिटिव होता है एंड द अदर ग्रुप इज नेगेटिव, इस तरीके के अट्रैक्शन को, इस तरीके के इंटरेक्शन को हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं। आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक इंटरेक्शन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। आगे चल के हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्रोटीन में आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। अभी के लिए आप ये दिमाग में रखिए कि आयनिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए। और भी बहुत सारे इंटरेक्शंस होते हैं जो पार्ट अपना प्ले करते हैं प्रोटीन की स्टेबिलिटी के लिए, जो कि हम आगे वाले चैप्टर्स में देखेंगे। जो थर्ड आता है वो आता है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? जैसे हम अगर आयनिक बॉन्ड में देखें, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट कर रहा है वो, और एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन जब मेटेलिक बॉन्ड की बात करते हैं, यहाँ पे सी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर होते हैं और मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ये जनरली मेटल्स में ही होता है, मेटेलिक बॉन्ड जनरली मेटल्स में ही देखा जाता है। इसमें अगर आप इस डायग्राम में देखें, ये मेटल पीस है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे अपना उन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ। ये सब इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो जितने भी ब्लैक डॉट है, ये जो ब्लैक डॉट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जितने भी ये ब्लैक डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपस में शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपस में शेयर हो रहे हैं। तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में शेयर होते हैं तो किस तरीके की बॉन्डिंग बनाते हैं? मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या की फीचर है? C of valence electron got share between the atoms and gave rise to the metallic bonding. जो नेक्स्ट आती है वो आती है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस ये कौन सी होती है? थोड़े वीकर होते हैं, ये वीकर बॉन्ड्स के एग्जांपल्स हैं। तो हाइड्रोफोबिक, आपने दो वर्ड से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो गए, एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। इन दोनों से क्या मतलब समझते हैं? फोबिक, किसी चीज का फोबिया होना, फियर, और फिलिक मीन्स लविंग। किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को डॉग्स का फोबिया होता है, अलग अलग तरीके के फोबिया होते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रो? हाइड्रो का मतलब क्या होता है? H2O मीन्स वाटर। यहाँ पे भी हाइड्रो आ रहा है, हाइड्रो मीन्स H2O वाटर। तो अगर कोई भी कंपोनेंट वाटर फोबिक है, मतलब उसे वाटर पसंद नहीं है, तो उस तरीके के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक। एंड जो भी वाटर लविंग एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग एंड वाटर फियर का मतलब क्या हुआ?
जो सॉल्युबल, जो नॉन सॉल्युबल होते हैं, नॉन सॉल्युबल इन वाटर are known as hydrophobic and these are soluble in water. तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरीके के एलिमेंट्स को हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो ये किस तरीके का इंटरेक्शन है? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एक्सप्लेन्स द रिलेशन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोब्स। इसका रिलेशन डिफाइन करता है ये वाटर का और हाइड्रोफोब्स का। हाइड्रोफोब्स क्या होते हैं? दीज आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर यूजुअली हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन दैट डू नॉट इंटरेक्ट विद वाटर। अब किसी चीज का फियर है तो वो उसके पास क्यों जाएगा? अगर आप लोगों को डॉग्स का फियर है या फिर हाइट का फियर है, आप कोई इंसान है, कोई किसी का भी हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसको डॉग का बहुत ज्यादा फियर है तो क्या वो डॉग्स अपने घर में रखेगा? ऑब्वियसली नहीं रखेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी एलिमेंट अगर हाइड्रोफोबिक है, उसे वाटर फियर है, तो वो उसके साथ जाकर के मिल तो नहीं जाएगा, चल चल हम मिल लेते हैं, ऐसा नहीं करेगा। वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जितने भी हाइड्रोफोब्स होते हैं ये क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं। इस तरीके से क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं वाटर में एंटर करते। ठीक है, अगर हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो हमने कोई भी एलिमेंट वाटर में डाला, ये कोई प्रोटीन है फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन है, कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं, कुछ हाइड्रोफिलिक रीजन होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा प्रोटीन हाइड्रोफोब्स का ही बना हुआ है। अलग अलग तरीके की चीजें आपस में मिलती हैं एंड प्रोटीन्स बनाती हैं। ये हम आगे चल के देखेंगे क्या क्या चीजें आपस में मिल करके एक प्रोटीन को जनरेट कर रही हैं। अभी के लिए मैं एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। एक प्रोटीन है जिसको हमने आइसोलेट किया है, उसके पास कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन है और कुछ हाइड्रोफिलिक रीजन है। अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा? ये जितने भी हाइड्रोफोबिक हैं ये वाटर से छुपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नॉन सॉल्युबल है उसके अंदर एंड उनको डर भी है वाटर का, तो वो आपस में छुपने की कोशिश करेंगे। तो ये छुपने की वजह से ये जितने भी हाइड्रोफोबिक रीजन होते हैं ये आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं। ये आपस में इंटरेक्ट करके शुरू करेंगे तो ये क्लम्प्स का फॉर्मेशन बना देते हैं, क्लम्पिंग कर देते हैं। एंड इसी तरीके के इंटरेक्शन को हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बोलते हैं, जहां हाइड्रोफोबिक रीजन आपस में इंटरेक्ट कर रहा है एंड एक क्लम्पिंग का फॉर्मेशन कर रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इंटरेक्शन इज नोन एज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। जो नेक्स्ट आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम बहुत ज्यादा फेमिलियर हुए। ये किसके बीच में होता है? जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल FON, इसके साथ अगर कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा है, इनमें से किसी के भी साथ, ऐसा नहीं कि तीनों के साथ नहीं, किसी भी एक के साथ अगर जुड़ा है, या कोई भी हो सकता है, इसमें F हो सकता है, O हो सकता है, N हो सकता है, इनके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एंड जो सेकेंड एलिमेंट है वो भी किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तब जो ये इंटरेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो हाइड्रोजन होता है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ना जरूरी होता है। अगर वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नहीं जुड़ा है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वो इंस्टेड ऑफ सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? F हो सकता है, मीन्स फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर नाइट्रोजन हो सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट हैव अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर फ्लोरीन हो सकता है। When they are attached to the hydrogen atom to form a covalent bond, the electrons of the covalent bond are shifted towards a more electronegative atom. जब वो covalent bond बनाते हैं तो वो more electronegative atoms की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये तो हमने पहले ही पढ़ा था ना, जो more electronegative elements होते हैं वो आपस में मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। This partially positive charged hydrogen atom forms a bond with the other more electronegative atom. Hydrogen bond can be defined as the attractive force. ये एक attractive force होती है which binds the hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule. अब for example ये फ्लोरीन है,
फ्लोरीन के साथ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H है, ये भी फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये अपने पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। तो हाइड्रोजन के पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो एक दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम बॉन्ड विद द अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स विद द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये वाला जो एटम है, ये वाला और एटम है, ये आपस में एक अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएंगे और आपस में बॉन्ड्स बनाएंगे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब एक बात आती है एग्जाम्स में, जो CSIR का एग्जाम है उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जहां पे हमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स की काउंटिंग करनी होती है कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड किससे कनेक्टेड है। तो उसमें कुछ नहीं करना होता, जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड होंगे हमको बस वो गिनना होता है। जैसे NH3 का हम एग्जाम्पल है, NH3 आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। तो अगर हम देखें जो ये N है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं और ये जो N है इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, तो कितने हाइड्रोजन एटम हो गए टोटल, 6। तो इसके कितने बॉन्ड्स बनाएगा ये, 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा ये। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स की काउंटिंग कर सकते हैं। जो नेक्स्ट आता है वो आता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स व्हेन टू डाइपोलर मॉलिक्यूल इंटरेक्ट विद ईच अदर। डाइपोल, अगर आप वर्ड को देखें डाइपोल, डाई मीन्स क्या होता है, डाई मीन्स होता है 2 एंड पोल मीन्स एंड। ऐसे एलिमेंट्स जिसके पास 2 एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है और एक नेगेटिव एंड होता है, और ये बहुत ही टेम्परेरी होता है, ऐसा नहीं ये परमानेंटली बनता है, ये टेम्परेरी होता है। द पार्शियल नेगेटिव पोर्शन ऑफ वन डाइपोल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव पोर्शन ऑफ अदर डाइपोल। जब इस तरीके का इंटरेक्शन होता है, एक टेम्परेरी एंड्स बनते हैं, एक पार्शियल पॉजिटिव बनता है और एक पार्शियल नेगेटिव बनता है, सेम विद द अदर मॉलिक्यूल। तो जो पार्शियल पॉजिटिव होता है और वो पार्शियल नेगेटिव होता है वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और इस तरीके के इंटरेक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है वेन डर वाल फोर्सेस। इसी का एक एग्जाम्पल होता है, इसी टाइप का फोर्स का एक एग्जाम्पल होता है लंदन डिस्पर्जन फोर्स। तो लंदन डिस्पर्जन फोर्स कुछ अलग नहीं होता, वो इसी का ही टाइप होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जब टेम्परेरी इम्बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशंस होती हैं, अगर किसी 2 एटम्स के बीच में डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.6 नैनोमीटर है, द फोर्स आर एक्सट्रीमली वीक एंड कैन नॉट बी ऑब्जर्व। अगर डिस्टेंस ग्रेटर देन 0.6 नैनोमीटर है तो वहां पे इंटरेक्शंस इतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इफ द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज लेस देन 0.4 नैनोमीटर द फोर्स आर रिपल्सिव इन नेचर। और अगर डिस्टेंस रेंजेस फ्रॉम 0.6 टू 0.4 तब वो अट्रैक्टिव होता है, और अगर यही डिस्टेंस लेस देन 0.4 है तो ये रिपल्सिव हो जाएगा। लेकिन अगर डिस्टेंस ऑप्टिमम है 0.6 टू 0.4 है तभी ये जो इंटरेक्शन होता है ये अट्रैक्टिव होता है। तो ऐसा नहीं है कि वेन डर वाल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होंगे, कभी कभी ये रिपल्सिव भी होते हैं और ये अट्रैक्टिव भी होते हैं, ये डिपेंड करता है कि इनका डिस्टेंस क्या है। तो इस तरीके के फोर्सेस को हम वेन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। अब बात आती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कौन सा वीकर है। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, देन आयनिक होता है, देन मेटालिक होता है, देन हाइड्रोफोबिक होता है। ये तीनों स्ट्रॉन्गर होते हैं। ये मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन था ये पहले लेक्चर में आपको मैंने बता दिया था। ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स होते हैं और ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये वीकर बॉन्ड होते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं इनमें से एग्जाम में। बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इनकी बॉन्ड एनर्जीज होती हैं। तो अगर हम देखें तो इनकी बॉन्ड एनर्जी किस तरीके से होती है, कोवेलेंट की होती है 80, आयनिक की होती है 40,
मेटेलिक की होती है 40, ये दोनों इक्वली होते हैं जनरली। देन होती है हाइड्रोफोबिक की होती है 3, देन हाइड्रोजन की होती है 2.5, डाइपोल की होती है 1 एंड देन वेंडर वॉल की होती है 0.5। तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा हुआ यहाँ पे? कोवेलेंट। एंड वीकेस्ट बॉन्ड कौन सा हुआ यहाँ पे? वेंडर वॉल। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर ये तो हमारे किलो कैलोरीज में हो गया, अगर हम इसी को किलो जूल्स में देखें तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से अपनी इजी कैलकुलेशन के लिए, सॉरी 5 से। इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो हमारे पास ये किलो जूल्स में निकल के आ जाता है। 400, 200, 200, 15, देन 12.5, देन 5, देन 2.5, ये हमारा किलो जूल्स में होता है। एग्जाम में ये जरूर देख लीजिएगा कि किलो कैलोरीज में दिया हुआ है या किलो जूल्स में दिया हुआ है, एंड इससे क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी CSIR में। ठीक है, अब इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? मैंने एक निमोनिक्स बनाया है आप लोगों के लिए। कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो अगर हम उन्हें निमोनिक्स से याद कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है और हमें एग्जाम टाइम पे बहुत अच्छे से याद भी आ जाता है। तो बहुत सारे हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग कार्टून वगैरह देखते हैं, तो हमने छोटा भीम जरूर देखा होगा। हम लोग बहुत बड़े फैन भी रहे होंगे बचपन में कभी कभी छोटे भीम के। तो जो छोटा भीम होता है, जब भी उसको वेकेशंस में जाना होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता है अपने वेकेशंस के टाइम पे। तो अगर हम देखें, छोटा भीम सेड, छोटे भीम ने क्या बोला? आई एम हाईली हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग वेकेशंस। मैं वेकेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होता हूँ। अब छोटा भीम क्या, हम सभी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। हमें बस बोल दिया जाए कि हमें छुट्टी पे जाना है, सो ही हम एकदम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, सब पैकिंग वैकिंग करने लगते हैं। तो छोटा भीम सेड आई एम हाईली हाइपर एक्टिव ड्यूरिंग वेकेशन। तो C फॉर कोवेलेंट, I फॉर आयोनिक, M फॉर मेटेलिक, H फॉर हाइड्रोफोबिक। यहां आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है या हाइड्रोफोबिक आ रहा है। हाइड्रोफोबिक आएगा, हाइड्रोफोबिक स्ट्रॉन्गर होता है देन हाइड्रोजन। देन दूसरे H का होता है हाइड्रोजन, देन D फॉर होता है डाइपोल, एंड V फॉर क्या होता है? वेंडर वॉल। तो ये आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि क्या किस ऑर्डर में ये अरेंज है और क्या पूछा गया है, वीकेस्ट पूछा गया है या स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा गया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट जो होता है वो होता है कोवेलेंट, एंड जो वीकेस्ट होता है वो होता है नॉन कोवेलेंट। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इस लेक्चर्स में से याद रखने हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपका ही सपोर्ट मुझे और अच्छे लेक्चर्स बनाने के लिए आगे एनकरेज करेगा। अगर आपको ये नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ से आपको ये नोट्स आपको मिल जाएंगे आराम से, एंड आप इसे एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। Thank you and all the best for your future.